आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कॉमन इंटेंशन के ऊपर आमूमन अक्सर या ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई आइडिया देता है, कोई प्लॉटिंग करता है, कोई वेपन्स लाता है। प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल की वहाँ की पुलिस को यानी एयरफोर्स पुलिस को कंप्लेंट आई कि सर मेरे कमरे के सारा सामान तोड़ दिया जाता है, दीवारों पे बहुत अभद्र चीज़ें लिखी जाती हैं मेरे बारे में। पहले होती है FIR, इन्वेस्टिगेशन के बाद IO साहब जो है चार्जशीट दाखिल करते हैं। Hello everyone, this is Madhu Saini. I shall be continuing in furtherance of our Indian Penal Code lectures. This is our lecture number 4. We shall continue with what we had left back, that was till section 33. Today we are going to discuss common intention. आप लोग सब समझ लीजिए कि common intention एक तरह से नींव है penal law की। ये वो नींव है जिसके बेसिस पे गवाही पूरे मुकदमे की कार्रवाई चलती है। सेक्शन 34 क्या है ये आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और मेरा यकीन मानिए कि आज के बाद आप औरों को पढ़ाएंगे, आप कॉमन इंटेंशन को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद कॉमन इंटेंशन, दैट इज सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कॉमन इंटेंशन क्या है? Acts done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. अगर हम इसको बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो कुछ इस तरह से होगा। पहले तो इसको सिंपल कर दें। पर्सन्स का मतलब नीडलेस टू से प्लूरल है। प्लूरल है तो यानी टू और मोर। तो ये जो पर्सन्स हैं हमारे, ये टू और मोर हैं। मैं आपसे एक सिंपल एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कॉमन इंटेंशन के ऊपर आमूमन अक्सर या ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें आप सबको कॉमन इंटेंशन के तहत सज़ा देंगे, क्या सब पर कॉमन इंटेंशन के तहत ये गुनाह साबित होता है या नहीं। और सच कहूँ तो आई विश आप में से सब इंटरव्यू तक पहुँचें। मैं तो चाहूँगी उससे आगे भी सिलेक्ट हो जाएं और वहाँ पर आपको कॉमन इंटेंशन के बारे में एग्जाम्पल्स कोट किए जाएंगे कि क्या अगर आप इसमें कॉमन इंटेंशन बनती है या नहीं बनती है। ये तो है एक बात। दूसरी बात आप समझ लें, वो कुछ इस तरह से है कि सेक्शन 34 और सेक्शन 149 ये दोनों रेड विद यानी एक साथ पढ़े जाते हैं। एक साथ पढ़े जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि ये साथ की साथ चलते हैं। एक डील करता है कॉमन इंटेंशन से, दूसरा डील करता है कॉमन ऑब्जेक्ट से। सो आज के टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 34 और 149 में जो अंडरलाइंग डिफरेंस है, दोनों के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या हैं और दोनों अलग कैसे कैसे हैं। टू और मोर पर्सन्स, कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन क्या हो गया यहाँ पर? बदला लेना। लेट अस मेक इट। कोई आइडिया देता है, कोई प्लॉटिंग करता है, कोई वेपन्स लाता है, कोई जब वो भागना चाहता है तो उसको होल्ड कर लेता है। तो इस पूरे में अगर मर्डर हुआ है तो आइडिया वाला ये नहीं कह सकता कि जनाब
मैं तो शुरू से बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने तो उनको सिर्फ आइडिया दिया था। पर मेरा यकीन जानिए, मैंने ना तो इनको कोई वेपन्स दिए, ना ही जब वो मारने लग गए तो किसी को रोका भागने से। इसलिए मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो वहाँ हाजिर भी नहीं था। प्लॉटिंग वाला ये नहीं कह सकता कि जी मुझे इसने आइडिया दिया था तो सारी गलती आइडिया देने वाले की, मेरी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉज, बहुत सारे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया देखता हूँ, इसलिए मैंने एक साजिश रच दी। और वैसे भी साजिश रची तो क्या हुआ जनाब, मैंने कोई इनको मारने के लिए कोई तमंचा या कोई व्हाट डू यू से इट, कोई ऐसा वेपन तो लाकर नहीं दिया। और अगर मैंने इसीलिए जिसने मारा है, जिसने ये सामान लेकर आया है वेपन्स, फैटल वेपन्स, और जिसने उन्हें बचने से जाने के लिए रोका है, वो सब जिम्मेवार हैं। कोर्ट बोलेगा नहीं, आप सब की कॉमन इंटेंशन थी इससे बदला लें। बदला लेने का बेस्ट तरीका क्या है, इसको मार दें। इसीलिए आप चारों के चारों जो हैं गिल्टी हैं 302। तो एफआईआर क्या होगी, किस धारा में होगी, 302/34। आप समझे, ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने सिर्फ ये किया तो मुझे उतना ही सज़ा मिली है, या मैंने तो सिर्फ सामान ला के दिया था, मुझे तो चलाना भी नहीं आता, जो ये बंदूक है इलीगल है क्योंकि वहाँ पे ये सब होता है। नहीं, आप चारों के चारों ने, आपकी मंशा क्या थी, उसको सबक सिखाना, उसके परिवार समाज को सबक सिखाना, इसलिए उसको किल कर देना, उसका मर्डर कर देना। तो आप चारों के चारों को 302 के तहत सज़ा मिलेगी। अब थोड़ा सा और सिंपल करते हैं इसको लीगल इंटरप्रिटेशन लेकर के। अगर कॉमन इंटेंशन प्रूव होती है बट पार्टिसिपेशन प्रूव नहीं होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जनाब मेरा तो आइडिया ही था, या मैंने तो कॉन्स्पिरेसी ही बनाई थी, षड्यंत्र ही बनाया था, पर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इसलिए मुझे इस सज़ा से बचाया जाए, मुझे कोई छोटा मोटा हर्जाना देकर छोड़ दिया जाए। कतई नहीं, आप उतने ही गुनहगार हैं जितना वो इंसान गुनहगार है जिसने बंदूक चलाई है, या वो इंसान गुनहगार है जिसने कि उसको पकड़ लिया भागने से, या उसको पकड़ा ताकि उसको मार दिया जाए। लेकिन अगर कॉमन इंटेंशन साबित होती है तो 34 आईपीसी अट्रैक्ट हो जाता है। अगर कॉमन इंटेंशन एब्सेंट है लेकिन आपका पार्टिसिपेशन प्रूव हो जाता है तो फिर आप जो हैं गुनहगार साबित नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दिस 302 जब ये इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी तो डिसीज भाग रहा था, वो भाग रहा था और अचानक से क्या हुआ, उसकी किसी से टक्कर लगी और वो गिर गया, और ये टक्कर वाले प्राणी हैं क्यूज नंबर 5। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, उनका पार्टिसिपेशन हुआ था वहाँ पर, टक्कर लगने से वो गिर गए या उन्होंने उसको रोक दिया, और पीछे वाले ने कहा अरे इसको पकड़ पकड़, ये मेरा सामान लेके जा रहा है, या हमारे को किसी घर वाले को मार दिया, तो उसने इंसानियत किसी भी वजह से उसको पकड़ लिया, बट ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनी सच कॉन्स्पिरेसी और एनी सच क्रिमिनल इंटेंट ऑफ किलिंग और कमिटिंग एन एक्ट अंडर 302 आईपीसी। तो मैं आपसे किस लिए डिस्कस कर रही हूँ, 5 के खिलाफ पार्टिसिपेशन साबित होता है, और ये पार्टिसिपेशन भी पैसिव है, ये किस में आ जाएगा, एक्सेप्शन क्लॉज में आ जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है। एक चीज़ मैं आप सबको बताना जो चाहती हूँ वो ये है कि कॉमन इंटेंशन का फर्स्ट पैरामाउंट इंग्रेडिएंट क्या है, मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब ये है कि आप सब के सब जो हैं एक इस मुद्दे पर, उस पर आ जाते हैं कि अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, सबक सिखाएंगे, बदला लेंगे, ख़त्म कर देंगे, या कुछ भी ऐसा करेंगे। तो आप सब के सब 2, 10, 15 जितने भी हैं,
आप सब के सब इस उस पर आते हैं कि लेट अस, इसे अमूमन हम लीगल टर्म में कहते हैं एड इडम, लेट अस जॉइन टुगेदर, और उसके बाद में प्लान, या हम जिसको कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं, उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही कैटेगरिकली कह दिया था कि कॉमन इंटेंशन जो है, देखिए इन सुरेश शंकरन नागरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इज अ मस्ट हियर एंड इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, मीनिंग देयर बाय कि पहला जो कंडीशन प्रेसिडेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है, जो हम कहते हैं ना बशर्ते, जब तक मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा कभी भी कॉमन इंटेंशन नहीं हो सकती। 3 आदमी मारने जा रहे थे, एक साथ चला, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, हम फलां को मारने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो रात को हमारे खेतों से पानी चुरा लेते हैं। इन बिटवीन उनको चौथा ज्वाइन करता है, वो कहता है चलो मेरे साथ, मैं भी मैं तुम्हें बताता हूँ वो कहाँ है, क्योंकि मैं भी उससे बहुत परेशान हूँ, आज उसका काम ख़त्म कर देते हैं। तो क्या मीटिंग ऑफ माइंड्स है? यस, क्योंकि कई बार एग्जीक्यूशन के टाइम, परफॉर्मेंस के टाइम भी कॉमन इंटेंशन पार्टिसिपेशन के टाइम आ जाता है। यहाँ पर भी चौथे इंसान का भी यही मीटिंग ऑफ माइंड था कि लेट अस गो, एंड सुप्रीम कोर्ट वेरी कैटेगरिकली सेड दैट मीटिंग ऑफ माइंड्स इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द प्रूविंग ऑफ कॉमन इंटेंशन अंडर द penal law of section 34 of IPC. Now common intention क्या है? First, pre-oriented plan, एक प्लान है जो पहले से ही बनाया जाया गया है, और वो प्लान क्यों बना है? क्योंकि उस there is something which is common intention, मतलब जिसे मैंने आपसे भी मर्डर वाला डिस्कस किया, कॉमन इंटेंशन क्या है कि हम उसको सबक सिखाएंगे, उसको आज ख़त्म कर देंगे, और उसके तहत आप एक प्लान बनाते हैं कि वो रात को आता है, इस दिन वो अकेला आता है क्योंकि घर पे कोई नहीं होता है, घर के सब नौकरी या शादी में जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉमन इंटेंशन विच इज़ मीटिंग ऑफ माइंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरिकली कहा है common intention must exist prior to the commission of act in point of time। मतलब अगर हम point of time लें तो पहला क्या होगा? common intention, और उस common intention के तहत आपने एक प्लान को ओरिएंट किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है श्यामलाल घोष वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में। अब लेट अस हैव अ डिपार्चर। मैं आपसे एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट in this example there was no FIR which was registered, क्योंकि ये मिलिट्री एरिया में एक एक्ट कमिट हुआ था, और जब तक कि एक्ट बहुत ऐसा नेचर का ना हो तब तक वो सिविल पुलिस को हैंडल नहीं किया जाता। आई एम डिस्कसिंग दिस विद यू ताकि आपको थोड़ा सा एक बहुत ही सिंपल सा और क्लैरिटी हो जाए कॉमन इंटेंशन के बारे में। एक एयरफोर्स कैंपस था जिसमें प्राइमरी विंग यानी प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल की वहाँ की पुलिस को यानी एयरफोर्स पुलिस को कंप्लेंट आई कि सर मेरे कमरे के सारा सामान तोड़ दिया जाता है, दीवारों पे बहुत अभद्र चीज़ें लिखी जाती हैं मेरे बारे में, और कुछ मेरी 2 टीचरों के बारे में भी लिखा जाता है। जो मेरा टेबल का सामान सारा फेंक दिया जाता है, स्टेशनरी फटी होती है, और जो ग्लास होते हैं पानी पीने वाले उनमें कभी कभी यूरिन होता है, कभी कभी स्टूल होता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ही घिन वाली बात है कि ऐसा सब जो हमारी संस्था है स्कूल, उसमें ये सब हो रहा था।
ये उन दिनों की बात है जब मैं खुद स्कूल में जाती थी, तो सीसीटीवी कैमरास वगैरह का तो हमने कभी सुना भी नहीं था, सिर्फ मूवीज़ में ही देखा था। अदरवाइज़ शायद तहकीकात में बहुत दिक्कत नहीं आती। अब इसमें क्या था, जब तहकीकात हुई तो मालूम चला एक 4.5 साल का बच्चा अपने 9th क्लास के भाई से, 9th क्लास यानी तकरीबन 13 ईयर्स ओल्ड के साथ मिलकर भाई की हेल्प से खिड़की में से प्रिंसिपल रूम में घुसता था। कोई आ तो नहीं रहा है ये देखने में उनकी मदद वॉचमैन करता था, और जो छोटा मोटा सामान है जैसे कि वॉचमैन का चाय नाश्ता या बच्चों को आइसक्रीम वगैरह कुछ खिला देना, ये कोई टीचर के हस्बैंड करते थे। अब आते हैं एक एक करके। बच्चा इसलिए परेशान था क्योंकि उसको स्कूल जाना पड़ता था। उसका दिमाग कहाँ से चला, उसको ये था कि कुछ भी हो जाए मुझे स्कूल नहीं जाना। उसका भाई कहता है कि मैडम जो है मुझे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कहती है हाजिर होना पड़ेगा, अगर हाजिर नहीं होगे तो मैं नंबर नहीं दूंगी, कितना ही अच्छा प्रैक्टिकल की फ़ाइल बना लो। वॉचमैन इसलिए परेशान था क्योंकि प्रिंसिपल कहती थी जब तक दूसरा वॉचमैन नहीं आ जाए तब तक जो है आप ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे अपनी, और वन हु एक्चुअली फैसिलिटेटेड फाइनेंशियली पर कभी मौके पर नहीं आए वो थे पतिदेव, एक टीचर के। वो कहते हैं मैं खुद एक इतने अच्छे ओहदे पर हूँ, मेरी पत्नी घर से बाहर जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और एक पेटी जॉब एक स्कूल में जो परमानेंट भी नहीं है उसके लिए जाती हैं। तो ये चारों डिसाइड करते हैं अगर स्कूल बदनाम हो गया, अगर प्रिंसिपल रिज़ाइन कर देती है वॉचमैन की बल्ले बल्ले, 9th क्लास का बच्चा बोलता है अगर मेरी प्रैक्टिकल वाली टीचर चली गई तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, या उसकी पोस्टिंग हो गई या वो लीव पर चलेगी। अब 4.5 साल का बच्चा ऐसा, क्योंकि उसको भाई जो है 9th क्लास का वो कहता है अगर ये सब कर देंगे तो स्कूल ही बंद हो जाएगा, तेरे को स्कूल ही नहीं आना पड़ेगा। एक चीज़ मैं जो मिस कर रही हूँ वो यहाँ पर ये था कि दीवारों पर लिख लिया जाता था कि यहाँ पर 100 रुपये रख देना, खिड़की के कोने पर या कहीं पर भी। 100 रुपये उस टाइम बहुत बड़ी रकम होती थी, हालांकि आज भी बड़ी तो है, लेकिन उस समय शायद बहुत बड़ी रकम होती थी। और पहले तो होता था ये वीकेंड्स में, फिर तब होने लग गया स्कूल के बाद में, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया था। अब जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो क्या है, देखिए चारों की कॉमन इंटेंशन क्या है, प्रिंसिपल प्लस वो जो 2 टीचर्स हैं उनको हैरास करना। हालांकि हर किसी का मोटिव अलग अलग है। पति का मोटिव है वाइफ नौकरी छोड़ देगी या मजबूर हो जाएगी। वॉचमैन का मोटिव है कि प्रिंसिपल जो है जब खुद परेशान होगी मुझे परेशान करना छोड़ देंगी। वॉचमैन सोचता है जब प्रिंसिपल खुद परेशान होंगी तो मुझे परेशान करना छोड़ देंगी, और हो सकता है प्रिंसिपल की पोस्टिंग कर दी जाए। 9th क्लास का बच्चा सोचता है कि मैडम नहीं आ गई तो प्रैक्टिकल में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। और सबसे शानदार जो इसका एग्जीक्यूटेंट है, माइनर चाइल्ड, वो सोचता है कि स्कूल ही बंद हो जाएगा तो मुझे स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा। एज सेड बाय मी अर्लियर देयर वाज नो FIR, बट अगर होती तो सर्टनली इन दोनों का तो कुछ नहीं जाता, वॉचमैन और हस्बैंड ज़रूर चले जाते, बट ये FIR हो भी नहीं सकती थी क्योंकि जैसे मैंने कहा मिलिट्री प्रेमाइसेस थी, और एक्ट कुछ इस तरह का नहीं था कि अगर पिनल धारा का प्रयोग नहीं किया जाए सॉरी, ऑफेंस कुछ इस तरह का नहीं था कि अगर पिनल का धारा का प्रयोग नहीं किया जाए तो स्टेट के खिलाफ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए इससे शानदार जो एक उदाहरण है वो क्या हो सकता है। चारों की देखिए एज गैप देखिए, 4.5 साल, 13 साल, वॉचमैन शायद 30-35 साल का था, ये जो पतिदेव है ये 50 साल के थे, लेकिन हर किसी का रोल था। पति कहता है जी मेरा कोई मतलब नहीं, आप साबित कैसे करोगे। बच्चा कहता है कि क्यों अंकल,
आइसक्रीम तो आप ही खिलाते थे, बेटे घुस जा खिड़की में से घुस जा, और वॉचमैन अंकल खिड़की कई बार अंदर से खोल देते थे बिकॉज वो वाली खिड़की. सो दीज थिंग्स आर लाइक दे ऑल आर गिल्टी ऑफ द एक्ट. हर एक प्राणी उसी तरह गिल्टी है. हस्बैंड ये नहीं कह सकता जी मैं तो कभी स्कूल में घुसा ही नहीं. ही इज़ इक्वली गिल्टी, जितना गिल्टी वॉचमैन है, जितना गिल्टी वो बच्चा है तोड़ फोड़ करने वाला. तो कॉमन इंटेंशन के तहत अगर कोई गुनाह होता है तो आप अपने रोल के एवज में सज़ा के लिए गुहार नहीं कर सकते. सो कॉमन इंटेंशन में जब कोई गुनाह होता है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो इतना प्रपोर्शन का ऑफेंस किया है, मुझे उतनी ही सज़ा दी जाए. बहुत कैटेगरिकल है हमारा स्टैट्यूट. देखिए हमारा स्टैट्यूट कहता है each of such persons is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. हर एक उसी तरह गुनाहगार साहब माना जाएगा जिस प्रकार उन्होंने अकेले में वो सारा काम किया है. अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग. लेट अस मूव फर्दर. श्यामलाल घोष में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉइंट ऑफ टाइम में पहले कॉमन इंटेंशन आएगा, बाद में सब कुछ आएगा, प्री ओरिएंटेड प्लान एंड सच अदर एंड फर्दर थिंग्स. नाउ बर्डन लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन. एक पल के लिए अब हम कॉमन इंटेंशन को थोड़ा सा शांत करते हैं और पहले हम समझते हैं बर्डन. बर्डन लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन. थोड़ा सा और आगे चलते हैं. prosecution should prove beyond reasonable doubt. अब इसको आसान कैसे करेंगे हम? देखिए पीनल लॉ क्या है. अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो वो गुनाह सिर्फ आप उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं करते हैं, उसके परिवार, उसके समाज के खिलाफ नहीं करते हैं. ये गुनाह उस समाज से उठकर एक देश के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ माना जाता है. तो किसी ने मेरी जेब काटी तो जेब काटने वाला ये नहीं कह सकता जी मैंने तो मैडम के पैसे वापस कर दिए, अब और क्या चाहते हैं. कोर्ट बोलेगा नहीं. अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो जो पकड़ा जाएगा वो पैसे वापस करके आप अपना अधिकार से अपनी रिहाई मांगेगा, इसलिए आपको सज़ा बनती है. पीनल लॉ इसलिए होता है ताकि सोसाइटी एट लार्ज को ये एक मैसेज दे दिया जाए कि आप कानून से नहीं खेल सकते. अब हम आगे चलते हैं. बर्डन लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन. बर्डन लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन को अगर हम बहुत रिफाइन करें तो ये कहा जाता है प्रोसिक्यूशन शुड प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. यानी कि अब एक और स्टेप आगे चलते हैं आसान. पहले क्या होता है FIR, उसके बाद पुलिस क्या करती है इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट या आम भाषा में. अब हम इसको समझते हैं. पहले होती है FIR, इन्वेस्टिगेशन के बाद IO साहब जो है चार्जशीट दाखिल करते हैं या एक आम भाषा में चालान फाइल कर देते हैं. कोर्ट चार्ज फ्रेम करता है. चार्ज में आपसे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ मैं ये चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ, जैसे मर्डर का, चोरी का, डकैती का. आप स्वीकार करते हैं. अगर हाँ करते हैं तो आप मैटर एंड्स. अगर आप डिनाई करते हैं तो कोर्ट बोलता है गवाही करो. गवाही में आती है पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस PW, फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड और फर्स्ट, फिर आता है डिफेंस. ठीक है जी. प्रोसिक्यूशन ये साबित करेगा, प्रोसिक्यूटर साहब जिसे हम कहते हैं, कि जो पुलिस ने FIR दर्ज करी है वो बिल्कुल सही है. इस FIR के एवज में मैं ये
गवाह पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि एफआईआर स्टेट मशीनरी कौन है? पुलिस। प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी कौन है? प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर को असिस्ट कौन करता है? पुलिस। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से इन्फ्रेंस या तात्पर्य ये माना जाता है कि प्रोसिक्यूशन या स्टेट मशीनरी एक आयोटा, एक क्षण मात्र भी नहीं छोड़ेंगे, नॉट इवन आयोटा, थी कल को डिफेंस उनके केस को तोड़ सके। तो इसीलिए कहा जाता है प्रोसिक्यूशन शैल प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मैं इसका आपको एक और बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल देती हूँ। ये इन दिनों की बात है जब मैंने भी ये केस किया था। रोहिणी कोर्ट में एक सज्जन ने, जिनका नाम ब्रिजमोहन था, वर्सेस 1, 2, 3 तकरीबन 10 लोगों के खिलाफ मलीशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा डाल रखा था। और मुकदमे की वजह क्या थी? ब्रिजमोहन साहब कभी किसी समय पर 302 की एफआईआर के मुल्जिम थे। समय बीतता गया, कुछ गवाह आए नहीं, कुछ टूट गए, तो प्रोसिक्यूशन फेल हो गई अपना मुकदमा साबित करने में। व्हेन प्रोसिक्यूशन फेल्ड, तो प्रोसिक्यूशन के फेलियर का आनंद जो है, फल जो है, वो मिलता है एक्यूज्ड को। और एक्यूज के बारे में कहा जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट पे ये क्या हो गया? एक्विट हो गया। यानी कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन अपना मुकदमा साबित नहीं कर पाई, इसी वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट पे ब्रिजमोहन साहब बरी हो गए। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो आप भूल जाइए, इट फेल्ड टू प्रूव, हैंस उसका एडवांटेज जो है एक्यूज को मिला और बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने पर एक्यूज एक्विट हो गया। एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लें कि बेनिफिट ऑफ डाउट पे बरी होना और मेरिट्स पे बरी होना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें। हालांकि एक्विटल तो एक्विटल ही होता है, बट बेनिफिट ऑफ डाउट पे आप कब बरी होते हैं? जब प्रोसिक्यूशन फेल होता है। मेरिट्स पे आप कब बरी होते हैं? जब आप अपनी डिफेंस में ये साबित कर देते हैं कि ये गुनाह आपने किया ही नहीं। सो मेरिट्स पे बरी होना एक अलग बात है और प्रोसिक्यूशन के फेल होने पर बरी होना एक दूसरी बात है। इस केस पे अब हम दोबारा आएंगे। लेट अस गो फर्दर टू आवर टॉक, गो बैक टू। सो मैं आपसे ये डिस्कस, बर्डन लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन। कैसे? प्रोसिक्यूशन को साबित करने पड़ेगा मोर देन 1 पर्सन, यानी कि गुनाह में सी, एक चीज़ आप समझिए, मोर देन 1 क्या? कॉमन इंटेंशन कब क्या होगी? जब मी और माई सेल्फ से वी हो जाएगा, यानी प्लूरल बन जाएगा, तभी कॉमन इंटेंशन साबित होगी। 2 और 2 से अधिक प्राणी, कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट। नंबर 2, to prove, who will prove prosecution that the said act has been done in furtherance of common intention, यानी कॉमन इंटेंशन की एवज में ये काम हुआ है, ये गुनाह किया गया है। और प्रायर कंसर्ट से हम सिंपल बता सकते हैं इसको, कॉन्स्पिरेसी ले सकते हैं, यानी कि प्रोसिक्यूशन क्या साबित करेगा? 2 या 2 से अधिक उन लोगों ने क्रिमिनल एक्ट किया, उसके बाद पहले उन सब का, इन 2 लोगों का जो क्रिमिनल एक्ट किया उससे पहले इनका कॉमन इंटेंशन था, और उस कॉमन इंटेंशन के तहत उन्होंने कंसर्ट किया, कॉन्स्पिरेसी हैच करी, उसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, कैसे कैसे किया, ये सब। मृणाल दास में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन साबित करेगी कि कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी, और अगर थी तो कैसे करेगी कि 2 से अधिक हों, उन्होंने एक गुनाह किया हो जो पीनल लॉ में एक ऑफेंस की परिभाषा में आता हो, और उससे पहले उन सब की कॉमन इंटेंशन यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स हो इन पॉइंट ऑफ टाइम, और एक प्रायर कंसर्ट हो, राइट।
plea of non-application or non-existence of section 34 to be established by accused। देखिए, जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो एडवांटेज है वो किसको जाता है, हमेशा एक्यूज्ड को। तो एक्यूज्ड को साबित करना पड़ेगा कि 34 तो लगती ही नहीं है जनाब, और 34 लागू नहीं होती, इसका तो बनता ही नहीं है। और अगर एक एक्यूज्ड ये कहता है कि मैं तो बचपन से पोलियो का मरीज़ रहा हूँ, 60% लोअर लिम्ब में मैं डिसेबल हूँ, इसीलिए मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है, किया है तो 34 के तहत नहीं आता, क्योंकि स्टेट मशीनरी कह रही है कि मैंने जो है एक्यूज्ड को पकड़ रखा था ताकि वो भाग न जाए, और फिर बाद में उसको मार दिया गया। जो ये एक्यूज्ड की प्ली थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साबित नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी जो डिसेबिलिटी है वो ये प्रूव नहीं कर सकती, स्टेट मशीनरी को आप ये रिबट नहीं कर सकते कि आपने सच अ प्ली कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज हेल्ड बाय ऑनरेबल। मेजर सिंह में बहुत ही लैंडमार्क केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको डिसेबिलिटी है, लो पोलियो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस डिसेबिलिटी के, और आपको डिसेबिलिटी लोअर लिम्ब में है, आप एक्यूज के हाथ नहीं पकड़ सकते थे। आगे चलते हैं, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। As said by me, one is section 34, other is section right। एक चीज़ मैं आप सबको यहाँ पे पहले थोड़ा सा छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी कि जो 149 है इसको डिफाइन किया गया है 141 में, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या है? 5 या 5 से अधिक, दैट इज अनलॉफुल असेंबली। कॉमन इंटेंशन का क्या है कि 2 या 2 से अधिक। Now we are coming to common intention and common object. Common intention is more properly in 34, अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो 149 में है। बट एक चीज़ मैं आप सबको क्लैरिफाई कर दूं कि 149 से पहले आपको सेक्शन 141 जानना ज़रूरी है। हम बहुत गहराई में अभी नहीं जाएंगे बिकॉज वी विल हैव अ लेक्चर ऑन इट। 141 डिफाइन करता है अनलॉफुल असेंबली को। 149 उसका पनिशमेंट या उसका इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेबिलिटी बताता है। द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि अनलॉफुल असेंबली में 5 और मोर होता है और हमारे कॉमन इंटेंशन में 2 और मोर विल डू। कॉमन इंटेंशन बोलता है कि जो भी कुछ हुआ है एक्ट इन कंसर्ट, उससे पहले कॉमन इंटेंशन का होना या दिमाग का मिलना, मीटिंग ऑफ व्यूज़ माइंड्स का ज़रूरी है। कॉमन ऑब्जेक्ट कहता है ज़रूरी नहीं, एक 5 10 7 लोगों की भीड़ जा रही है कुछ लूटपाट करने, आसपास के लोग देखते हैं मौका है चलो हम भी लूट लेते हैं, तो उन लोगों का कोई मीटिंग ऑफ माइंड जिन्होंने ज्वाइन किया वो 34 में गिल्टी नहीं होंगे, पर 149 में सर्टेनली पार्टिसिपेशन है वो गिल्टी हो जाएंगे। कभी कभी ये ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप करने का मतलब ये है, बहुत बारीक सी एक लाइन होती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 7-8 लोग जा रहे थे एक झुंड में कुछ डकैती करने। जब डकैती हो जाती है तो आसपास के लोग देखते हैं कि अब तो डकैत निकल रहे हैं, हम भी कुछ लूटपाट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग इस तरह से हो सकती है कि कोर्ट बोल सकता है प्रोसिक्यूशन जनाब इरादा तो इनका भी वही था लूटपाट करने का, हालांकि इनको कम सामान मिला या इनको कुछ भी नहीं मिला, इरादा तो था। ओवरलैपिंग ये है कि पार्टिसिपेशन है अनलॉफुल असेंबली में उनका, कॉमन ऑब्जेक्ट है। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? लूटपाट करना, लेकिन मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का मतलब है कि इंटरप्रिटेशन जो है कि कॉमन इंटेंशन लागू होगा ये कॉमन ऑब्जेक्ट, दैट शेल बी प्योरली ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी केस एंड द सर्कमस्टांसेस। आफ्टर द इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, लॉ एंड एविडेंस, क्या देखिए मुकदमे को डिसाइड क्या करता है? फैक्ट्स।
इन तीनों का इंटरप्रिटेशन ही तो बताएगा मुकदमे का जो हल है वो क्या होने वाला है. Any such question has, देखिए how beautifully, any such question has to be determined with facts of a case. The facts of each and every case may differ, circumstances may differ. So whether in case where there is an overlapping of common intention or common object, the facts of the case and its significant interpretation with statutory act herein will give the inference of applicability. This was held by Honorable Apex Court in Chitramal versus State of Rajasthan. Now let us make it more easier, more interesting. दोनों में कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन होता है, एक में होता है 2 प्लस मोर, एक में होता है 5 प्लस मोर. ये सब के सब जो हैं शेयरर्स होते हैं. देखिए शेयरर का मतलब क्या है, सबके सब एक ही काम गुनाहगार ऐसा माना जाता है कि सबने ऐसे वो गुनाह अकेले ही किया है, तो किसी भी गुनाह के ये भागीदार होते हैं. सिंपल शब्दों में इसका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है. कई बार सेक्शन का एप्लीकेशन ना होना उस गुनाह के स्पेसिफिक पर कॉमन इंटेंशन का साबित होना, और ये साबित होना कि कॉमन इंटेंशन के तहत ये गुनाह किया गया है, वो गुनाह साबित हो जाता है. In order to convict a person for vicarious liability under section 34 or 149, it is not essential or necessary to prove that each and every one was indulged in overt act. रामविलास सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरी के लिए क्या है. देखिए क्रिमिनल लॉ में विकैरियस लाइबिलिटी क्या होती है. पहली बात तो आप सब टॉर्ट्स में जानते हैं विकैरियस लाइबिलिटी. यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंपल और सबमिसिव करते हैं. My car driven by driver, cousin, friend. ठीक है जी. Insured. There is an accident committed by the driver of my car. That driver may be my driver, my cousin, my friend. तो me plus driver, cousin, friend. Please understand, I am not in the car, I am not in the town. फिर भी मैं vicarious liability में under penal law liable हो जाऊंगी. Are guilty of committing that offence of death due to negligent driving or anything of that nature. If the vehicle is insured, insurance company will pay if there are injuries or anything. If it is not insured, certainly I have to pay. And furthermore, most important, if any of them their driving license have expired, then he shall be convicted. Certainly I shall be a part of it, vicariously liable under the Indian penal law. ये बहुत आसान तरीका है क्रिमिनल लॉ में विकैरियस लाइबिलिटी साबित करने का. सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कैटेगरिकली कह दिया है कि रामविलास सिंह में कि ज़रूरी नहीं है कि मौके पर सभी जब वो हादसा या ओवर्ट एक्ट हो सभी के सभी हाजिर हों. अब हम आते हैं एसेंशियल्स पे. एक होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, दूसरा होता है डायरेक्ट एविडेंस. बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है. दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो अक्सर हम पढ़ाते हैं. पाकला नारायण स्वामी करके है. एक आदमी जो कि साहूकार होता है, सुबह सुबह घर से निकलता है. निकलते समय उसकी धर्मपत्नी उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं. वो कहता है ये चिट्ठी देखो. ये ज़माना उस समय का है जब इनलैंड चिट्ठियाँ ही चलती थी. उस आदमी जिसने मेरे से इतने पैसे ले रखे थे उसकी चिट्ठी आई है कि फला फला जगह पर मिल जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा. कई दिनों तक
वो आदमी नहीं आता है। पत्नी पुलिस के पास जाती है और एक रेलवे स्टेशन पर एक लाश के कुछ टुकड़े मिलते हैं। यह साबित हो जाता है कि यह जो लाश है, शव है, ये उन साहूकार का ही था। पुलिस से उनकी पत्नी पूछती है, तुम क्या कहना चाहती हो? कोई मौके का गवाह नहीं है, कोई FIR किसी चश्मदीद गवाह के उस बयान पर दर्ज नहीं हुई। पत्नी कहती है, जी मुझे नहीं पता, मेरे पति सुबह सुबह जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो वो आदमी ने, उसकी चिट्ठी आई है और उसने कहा कि वो कर्ज़ा वापस करना चाहता है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये सारा का सारा क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कभी भी कॉमन इंटेंशन साबित नहीं हो सकता। यह मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ? इसकी वजह ये है कि एक्यूज्ड 1 प्लस एक्यूज्ड 2 एक्यूज्ड 1 कौन था? जिसने पैसे देने थे। एक्यूज्ड 2 कौन थी? जो इस साहूकार से किसी समय में विवाह करना चाह रही थी। किसी हालात में ये दोनों मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैं उससे तंग आ गया हूँ, वो मुझसे पैसे मांग रहा है, और एक्यूज नंबर 2 कहती है कि मुझे भी उससे बदला लेना है, उसने मेरी बहुत ही इंसल्ट की थी समाज में मुझसे विवाह के लिए ना कहकर। अब कॉमन इंटेंशन साबित कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट कहता है दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम पागला टू सम एक्सटेंट कि ये जो लेटर है, वन थिंग, मौके पर दोनों एक्यूज्ड 1 और 2 का देखा जाना, कुछ दूरी पर बॉडी मिलना, वाइफ की गवाही, ये सब के सब क्या हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को डायरेक्ट एविडेंस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के पास कहीं ना कहीं एक कॉमन इंटेंशन है टू टेक रिवेंज, टू गेट रिड ऑफ दैट डिसीज्ड। हेंस दे वर बोथ हेल्ड गिल्टी ऑफ मर्डर। हालांकि इस लेटर को डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट कर दिया गया था, राइट? In corroboration, please understand, in corroboration with the statement of the wife of deceased. So, and along with the evidences last seen by the witnesses on the railway track and related places. Certainly, they confess later. Now, going further, but in common parlance, unless and until there is an exceptional case, 34 cannot be proved on the basis of circumstances, but there is always an exception. As I said here, वो exception जो है वो circumstantial evidence को corroborate कर देता है weapon से, statement से, then certainly CI can be or 34 can be established. Pre-conspiracy or premeditation is not necessary for being in purview of section 34. हर बार ये ज़रूरी ही नहीं है, हर बार मैंने बोला आपको, हालांकि अक्सर ज़रूरी है कि आपने पहले ही कोई षड्यंत्र रचा हो, पहले ही आप लोगों ने कुछ तय कर रखा हो। कई बार जो है कोर्स ऑफ ऑकरेंस में हो जाता है। कोर्स ऑफ ऑकरेंस में क्या है? चार पांच लोग खेतों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनसे एक आदमी पूछता तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि आज हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वो हमारा पानी काट लेता है या हमें पानी देता नहीं है, पुलिस को कंप्लेन कर देता है, तो आज हम उसका काम तमाम कर देंगे। जब वो चल रहे होते हैं तैश में, दो आदमी और मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने जो है मुझसे ब्याज कई 4-5 लोगों के सामने मांग लिया, जिससे मेरी बेइज्जती हो गई। तो
कॉमन इंटेंट सबका है, जो ये छठे और सातवें मिले हैं 6 and 7%, ये when the act was occurring, वहाँ उसको मारने जा रहे थे तो वो उसमें शामिल हो गए और वो सब के सब जो हैं मर्डर के कन्विक्ट हो गए। प्लीज़ अंडरस्टैंड बुलेट पॉइंट 3 and 4, ये जो है 1, 2, 3, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब साबित किए थे? हरिओम में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कई बार अकरेंस, कोर्स ऑफ अकरेंस में भी कॉमन इंटेंशन साबित हो जाता है, हालांकि कभी उनका मीटिंग ऑफ माइंड नहीं रहा 6 and 7 का। नाउ देयर इज समथिंग वेरी फनी हियर, सरेंडर बाय द appellant along with co-accused। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो एक्यूज्ड एक साथ सरेंडर कर रहे हैं तो उनकी कॉमन इंटेंशन रही ही होगी। दोनों का एक साथ सरेंडर करना ये साबित नहीं करता कि दोनों की कॉमन इंटेंशन थी। ये रंगास्वामी में देयर कैन बी नंबर ऑफ अदर रीजंस फॉर सरेंडर, बट मियरली सरेंडर से ये साबित नहीं होता है कि इनका मीटिंग ऑफ माइंड हुआ था फॉर कमीशन ऑफ द एक्ट। शेयरिंग कॉमन इंटेंशन इज द वेरी बेसिस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब आप अकेले को इंटेंशन रखो तो वो कॉमन नहीं बन सकती। सो हैज़ टू बिकम द इंटेंशन अ कॉमन इंटेंशन, it should be between 2 or more. Right? Distancing from the scene, जहाँ मौके पे गुनाह हुआ आप वहाँ से चले गए, इससे आपकी कॉमन इंटेंशन एब्जॉल्व नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा मौके पर नहीं होना भी कई बार आपको कॉमन इंटेंशन का गुनाहगार बना देता है। Now let us have 2-3 more examples herein. थोड़ा इसको सिंपल करते हैं। जय भगवान। वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 1083। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 34 के लिए आपको 2 और मोर इन लोगों में कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए और उस कॉमन इंटेंशन के तहत उन्होंने इस एक्ट को पार्टिसिपेट करके एग्जीक्यूट किया। सुप्रीम कोर्ट ने जय भगवान के केस में ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जय भगवान के केस में कि इफ़ देयर हैज़ टू बी ए कॉमन इंटेंशन, चाहे कोई ओवर्ट एक्ट में आपका पार्टिसिपेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, बट इफ़ देयर इज़ एन ओवर्ट एक्ट विद योर पार्टिसिपेशन पर कॉमन इंटेंशन नहीं है, देन इट शैल नॉट बी एप्लीकेबल। या प्रोसिक्यूशन मीटिंग ऑफ माइंड साबित नहीं कर पाता है, इट वॉन्ट बी एप्लीकेबल। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस फौजा सिंह ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ एक्यूज्ड एक्टेड इन फर्दरेंस विद कॉमन इंटेंशन विद को एक्यूज्ड, he shall be guilty as if he has done the act alone. So for a passing reference, to make it more simpler, common intention is something 2 or more meeting of minds presupposed plan एग्जीक्यूशन। पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट में हमेशा ही 2 और 2 से ज़्यादा में हमेशा ही मीटिंग ऑफ माइंड्स आएगा। ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है, बट कॉमन इंटेंशन अगर है और कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टिल 34 shall be applicable. So what we understand herein, my dear students, that
Section 34 being one of the basic backbone ingredients of our penal law, you shall be guilty along with the co-accused if both of you have meeting of your minds. आप लोगों ने decide कर लिया है कि हमें इसको अंजाम देना है, both of you will be guilty of common intention, similar as if आपने अकेले ने वो गुनाह किया है. क्वांटम ऑफ सेंटेंस अगर कॉमन इंटेंशन पे आता है तो क्वांटम ऑफ इंटेंशन में आप क्वांटम ऑफ सेंटेंस में कॉमन इंटेंशन के तहत ऑल ऑफ यू शैल बी गिल्टी एज इफ यू हैव डन इट ऑल अलोन. विद दिस we conclude with our lecture 4 of common intention. If you have any doubts, we shall get back on our live stream one fine day. Till then, please prepare yourself. I shall also look forward for you. Thank you.